जय हिंद। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सबसे पहले आपको हम बता चुके हैं कि इसका उल्लेख संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक दिया गया है। ठीक है, और कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। फिर आयरलैंड के संविधान में कहां से आया है? स्पेन से आया है। और केटी शाह ने इस भाग को, संविधान के भाग 4 को चेक के रूप में बोला था कि चेक है। इससे पहले आपको हम 44 तक पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 45 से लेकर के 51 तक, यानी कि आज हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को खत्म करने जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा इसको। सबसे पहले क्या है, 45 में कहा गया है कि जिस बच्चे की उम्र 0 से 6 वर्ष के बीच में है, 0 मतलब क्या, 1 वर्ष से भी कम, यानी कि जब जन्म लिया उस टाइम से लेकर के अगर 6 वर्ष के बीच में है, तो ये सरकार की जिम्मेवारी है। ये जो स्टेट है, स्टेट मतलब क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या जो हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया वो भी एक स्टेट हो गया। तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है कि उसका जो स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा, स्वास्थ्य का ख्याल रखेगा, हेल्थ का। देखते होंगे ना, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में बीसीजी का, खसरा का, पोलियो का टीका मुफ्त में बच्चों को मिलता है। ठीक है, उसके बाद कहा गया है उसी 45 में कि जिसकी उम्र 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बीच में है, उसका जो प्राइमरी एजुकेशन होगा, प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान देगी गवर्नमेंट, स्टेट। अब थोड़ी ना 14 वर्ष की उम्र में थोड़ी कोई बीटेक कर लेगा, कोई इंजीनियरिंग मेडिकल कर लेगा, नहीं। लेकिन जो प्राइमरी एजुकेशन है उस पर फोकस करेगी, उस पर ध्यान देगी, यानी कि बिल्कुल फ्री मिलेगा। जिसकी उम्र 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बीच में है, उस बच्चे को फ्री में प्राइमरी एजुकेशन देगी गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, संविधान के अनुच्छेद 45 में कहा गया है। क्योंकि जिस टाइम पे भारत आजाद हुआ था और संविधान बन के तैयार हुआ था, 1950 में जब लागू हुआ था, उस टाइम पे हमारे देश का कंडीशन ऐसा नहीं था कि हम सारे बच्चों को फ्री में एजुकेशन दे सके या फ्री में हेल्थ दे सके। ये मतलब कि तो इसीलिए इसको रखा गया था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में रखा गया था। और कहा गया था कि कल होकर के अगर किसी गवर्नमेंट के पास, मतलब स्टेट के पास अगर पैसा होता है, इच्छा होती है, चाह रखता है, तो इसको बना दिया जाएगा मैंडेटरी। क्योंकि आपको हम पहले ही बता चुके हैं, जो भी चीजें संविधान के भाग 4 में है, यानी कि अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है, वो मैंडेटरी नहीं है। वो डिपेंड करता है स्टेट की इच्छा पे, चाह पे, या उसके पास संसाधन है कि नहीं, उसके पास पैसा है कि नहीं, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जब इंडिया के पास पैसा हुआ, जब मतलब ऐसा माना गया कि एजुकेशन को प्राइमरली बनाना बहुत जरूरी है, तो उसके बाद क्या, संविधान में 86वां अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया 2002 ईस्वी में, और इसको बना दिया गया राइट टू एजुकेशन, मतलब शिक्षा का जो अधिकार है उसको बना दिया गया मौलिक अधिकार। और कहां जोड़ दिया गया? 21 के क में, 21 के ए में जोड़ दिया गया कि नहीं। पहले क्या था कि स्टेट की मनमानी पर थी, चूंकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी थी। उसके बाद बना दिया गया 2002 ईस्वी में संविधान में संशोधन करके राइट टू एजुकेशन को 21 के क में ला दिया गया। 21 के क का मतलब क्या हुआ? आपको पढ़ाए थे 12 से 35 में जो भी अनुच्छेद आएगा वो आएगा हमारा मौलिक अधिकार, यानी कि उसको सरकार को देना ही देना है। तो उसके बाद में बना दिया गया मैंडेटरी। ठीक है, अब 46 की बात करते हैं। 46 में क्या है? SC ST को विशेष प्रावधान है। SC मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, जो भी SC ST में आते हैं उसको विशेष प्रावधान है। कैसे है? जैसे नाम सुने हैं ना आरक्षण का, रिजर्वेशन का, उसी के बारे में यहाँ बताया गया है कि जो लोग, देखिए इन लोगों को सोशली सपोर्ट किया जाता है, मतलब कि फिर इकोनॉमिकली बहुत सारे जगह पर इनको पैसे के रूप में छूट मिलता है। कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, या बहुत सारी जगह नौकरी में भी इनको, नौकरी का जब फॉर्म भरते हैं तो इनको छूट मिलता है SC ST को विशेष प्रावधान के तहत। और ये जान लीजिए, ये मैंडेटरी नहीं है, सरकार की डिपेंड करती है इच्छा पे, स्टेट की डिपेंड करती है इच्छा पे। अगर उसका इच्छा है तो देगी, लेकिन कोई हटा नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें कहा गया है कि सरकार जब तक चाहेगी, और सरकार कभी नहीं चाहेगी कि हट जाए, क्योंकि पहले से ये लोग दबे हुए कुचले लोग हैं। दलित उसको बोलते हैं ना जिसको दबाया गया हो, कुचला गया हो, तो इसीलिए कोई हटा नहीं सकता। फिर क्या, पॉलिटिकली आप देखते होंगे कि जब लोकल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि ग्राम पंचायत स्तर की जब सरकार बनती है, तो उसमें कहीं कहीं पर देखते होंगे कि किसी किसी साल में सिर्फ SC ST के लोग ही कैंडिडेट बनते हैं। क्यों? क्योंकि उसको उनको विशेष प्रावधान दिया गया ताकि वो लोग भी आगे बढ़ सके, यानी कि पॉलिटिकल सपोर्ट भी उनको मिलता है अनुच्छेद 46 के तहत। अब 47 में क्या है कि जो बच्चे हैं, दिखते होंगे स्कूल में, मतलब कि मिलता है ना, खिचड़ी मिलता है, राजमा चावल, जो भी मतलब खाना मिलता है, मिड डे मील जिसको बोलते हैं पोषाहार, मतलब पोषण युक्त आहार खाना मिलता है। ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है। और इसी में कहा गया दूसरा पॉइंट में कि नशीली दवा
वैसा दवा जिससे मतलब नशा के रूप में लोग यूज करते हैं, जैसे कोरेक्स सिरप का नाम सुने होंगे आप, उसको लोग नशा के रूप में यूज करते थे पहले, तो उस पर बैन कर दिया गया। फिर अगर कोई स्टेट चाहता है तो शराब पर भी प्रतिबंध लगा सकता है, ये स्टेट की जिम्मेवारी है, स्टेट अगर चाहे तो। लेकिन क्या है कि शराब पे बहुत ज्यादा टैक्स मतलब कि सरकार को, गवर्नमेंट को मिलता है, उसका जो एमआरपी होता है, जो उसका बेसिक प्राइस होता है बहुत कम होता है, उसके टैक्स के कारण ही उसका प्राइस बहुत हायर हो जाता है। तो अगर गवर्नमेंट चाहता है अगर बंद करना तो फिर उसको टैक्स नहीं मिलेगा, टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट के पास नहीं आएगा, तो वहां पर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अगर कोई स्टेट शराब पर प्रतिबंध लगाती है तो उसको फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से विशेष छूट भी मिलता है किसी किसी चीज में। तो इसमें कहा गया है नशीली दवा जो भी है या शराब है उस पर प्रतिबंध लगा सकती है स्टेट अगर चाहे तो। 48 में क्या है, कृषि एवं पशुपालन, मतलब कृषि के कार्य के लिए और पशुपालन के कार्य के लिए सरकार बढ़ावा देगी, लोगों को मुफ्त में लोन देगी या खाद देखते होंगे देती है। पशुपालन के लिए या कृषि के लिए जो लोन होता है उस पर बहुत कम इंटरेस्ट गवर्नमेंट लेता है। क्यों? क्योंकि ये कहा गया है संविधान में कि कृषि के लिए और पशुपालन के लिए गवर्नमेंट जो है बढ़ावा देगी लोगों को। और इसी में कहा गया है कि वैसा मतलब कि पशु जो आर्थिक रूप से बहुत लाभदायक हो, यानी कि जिससे पैसे बनते हो या जो दुधारू हो, जिससे दूध निकलता हो, उसकी हत्या पर रोक लगा दिया गया है, उसको आप हत्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे गाय सुनते होंगे ना आए दिनों में कि गौ हत्या, तो गाय चूंकि दुधारू पशु है, दूध तब देती है और फिर क्या है आर्थिक रूप से भी वो लाभदायक है, क्योंकि उसका जो गोबर होता है, उसका जो पेशाब होता है, उससे भी बहुत सारा चीज बनता है। या गोबर से भी आप देखते होंगे ना गांव घर में जलावन बनता है, तो आर्थिक रूप से भी लाभदायक है, इसीलिए उसकी हत्या पर रोक लगाया गया है। ठीक है, अब क्या है उसके बाद इसी में पॉइंट जोड़ दिया गया कि अगर कोई चीज है, कोई अगर पेड़ है, कोई आम का पेड़ है तो फल दे रहा है, लेकिन कोई बबूल का पेड़ है तो कांटा दे रहा है, फल नहीं दे रहा है, तो क्या कोई मतलब कि पेड़ पौधा है अगर उससे कोई लाभ नहीं हो रहा है तो उसको काट देंगे। या कोई पशु है अगर वो आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं है या क्या है दूध नहीं देती है तो क्या उसको काट देंगे? नहीं। उसके बाद उसमें पॉइंट जोड़ा गया बाद में, 42वां अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 ईस्वी में, सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वर्ण सिंह समिति। और इसमें कहा गया कि अगर पर्यावरण एवं वन्य जीव का बचाव करना है, पर्यावरण एवं वन्य जीव का बचाव करना है, इसमें कहा गया है कि अगर कोई पशु दूध नहीं देती है, उससे लाभ नहीं होता है, फिर भी उसकी रक्षा करना, पर्यावरण को बचाना है। या अगर कोई जैसे कोई वन्य जीव हो गया, जैसे मान लीजिए बाघ हो गया, शेर हो गया, उसको भी हम लोग बचाते हैं, उसके लिए अलग से अभयारण्य खोलते हैं ताकि उसकी रक्षा कर सके। दूध थोड़ी देता है बाघ, लेकिन फिर भी उसको बचाते हैं। या कोई पेड़ हो गया, जैसे बबूल का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, ये सब फल नहीं देता है, वो सब लाभदायक नहीं है, फिर भी उसको हम लोग रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत जरूरी है, पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। और इसी में ऐड किया गया बाद में स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह के कहने पर, उनके सिफारिश पर ही जोड़ा गया 48 के क में क्या कहा गया कि ये स्टेट का कर्तव्य है। स्टेट मतलब क्या? कोई डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी डिपार्टमेंट है, उसकी ये कर्तव्य बनता है कि अगर वो चाहे, ये उसकी इच्छा पर निर्भर करती है, अगर वो चाहे तो वन्य जीव और पर्यावरण की रक्षा कर सकती है, ये उसके इंटरेस्ट पे है। फिर बाद में 51 में भी कहा गया कि नागरिक की भी इच्छा पर निर्भर करती है, अगर नागरिक भी चाहता है कि इसे कर्तव्य के रूप में माने तो नागरिक भी अपना कर्तव्य समझकर इन सभी चीजों की रक्षा करेगा। अब 49 की बात करते हैं। 49 में क्या कहा गया है? राष्ट्रीय महत्व की रक्षा। स्टेट मतलब कोई भी चीज हमारे पूर्वजों से चलती आ रही है, जो पूर्वज ने बनाया है, जो हमारे देश का धरोहर है, जो इमारत है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है या पुरातत्व है, जैसे मान लीजिए लाल किला हो गया, इंडिया गेट हो गया, उन सब की रक्षा करना ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो सभी चीजें राष्ट्रीय महत्व की रक्षा है, राष्ट्रीय महत्व है। वो लोग इंपॉर्टेंस, जो भी चीजें नेशनल इंपॉर्टेंस की बात होगी वहां पर, तो वहां पे स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि उसकी सुरक्षा का, उसकी रक्षा का काम वो करेगी। तभी देखते होंगे ना, जैसे लाल किला हो गया, कोई भी चीज मॉन्यूमेंट्स है, वहां पर सीआईएसएफ के जवान रहते हैं उसकी सुरक्षा करने के लिए। सीआईएसएफ मतलब क्या होता है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, अब बात करते हैं 50 में क्या कहा गया है? इसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग कर दिया गया है, 50-50 बांट दिया गया है। पहले इसको समझते हैं। एक होता है विधायिका। विधायिका मतलब क्या? लेजिस्लेटिव। जिस नेता को हम लोग चुनते हैं और वो लोग संसद में बैठ करके हमारे लिए नियम बनाते हैं, उसको बोलते हैं विधायिका।
फिर कार्यपालिका क्या, जो किसी काम को एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई क्राइम करेंगे तो पुलिस आपको पकड़ के लाएगी, तो पुलिस ने एग्जीक्यूट किया, उस क्राइम को रोकना चाहेगा, अगर नहीं भी रुके तो फिर क्राइम कर लेंगे तो आपको पकड़ के लाएगा, गिरफ्तार करके लाएगा, यानी कि एग्जीक्यूट कर रहा है, कार्यपालिका है, कार्यपालक है वो पुलिस। पहले क्या था कि अगर मान लीजिए कि कार्यपालिका है न्यायपालिका होगी, पहले दोनों एक साथ था, भारत की आजादी से पहले दोनों एक ही था। मान लीजिए कार्यपालिका ही अगर न्यायपालिका बन जाएगी तो अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करके लाती है तो पुलिस ही आपको देगी सजा, पुलिस के मन में जो आएगा आपको दे देगी सजा। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए कहा गया है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग कर दिया जाए, ताकि पुलिस का काम रहेगा सिर्फ पकड़ के लाना, गिरफ्तार करके लाना, और न्यायपालिका में कौन आते हैं, जज लोग आते हैं। जज जो मतलब कि न्याय देंगे, मतलब कि सजा आपको सुनाएंगे, पनिशमेंट देंगे आपके ऑफेंस के अकॉर्डिंग। तो 50 में क्या कहा गया है, कार्यपालिका और न्यायपालिका को दोनों को बराबर बराबर 50-50 में बांट दिया गया है 50 में, ठीक है। अब 51 की बात करते हैं, इसमें क्या कहा है, विवाद। जब कभी भी डिस्प्यूट होती है दो इंटरनेशनल जो कोई भी मतलब हमारा इनेमी कंट्री हो चाहे फ्रेंडली कंट्री हो, उसके बीच में अगर डिस्प्यूट होता है, मनमुटाव होता है, विवाद होता है, तो उस टाइम पर अगर वो विवाद इंटरनेशनल है तो हमेशा हमारी जिम्मेवारी होगी, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि पीस को कायम रखे, शांति को कायम रखे। ये हमारे देश की जिम्मेवारी दिया गया है। जो संविधान के निर्माता है उन्होंने जिम्मेवारी दिया है कि जब भी किसी दूसरे देश के साथ इंटरनेशनली अगर डिस्प्यूट होता है तो हमारी ये जिम्मेवारी है कि हम उसके साथ शांति बर्ताव करें, समझौता करें, पीस मतलब शांति, ठीक है। और जो भी संधि किया गया, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में सिमला संधि किया गया है, तो उस तरह से अगर कोई भी संधि है, ट्रीटी है, तो उसको हम लोग फोर्सफुली मानेंगे, उसको जोर दे करके, यानी कि हमारा कर्तव्य बनेगा कि वो जो ट्रीटी जिस पर हम लोगों ने साइन किया है उसको हम लोग मानेंगे, उसका उल्लंघन नहीं करेंगे। और इसी के तहत ही जो हम लोग शांति की बात करते हैं इंडिया वाले, इसी के तहत ही हम लोग इंडिया 51 के तहत ही इंडिया जो है यूएनओ का पार्ट है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के हम लोग पार्ट है, उसके हम मेंबर है, सदस्य हैं, ठीक है। अब क्या है कि मध्यस्थता, आर्बिट्रेरी, जैसे देखते हैं ना कश्मीर मुद्दे पर कभी कभी अमेरिका बोलता है कि मैं मध्यस्थता करने के लिए तैयार हूं अगर भारत पाकिस्तान चाहे तो जब कभी भी इंटरनेशनल मैटर पर अगर कोई तीसरा देश या कोई तीसरी अगर शक्ति मध्यस्थता आर्बिट्रेरी करना चाहते हैं तो उसका हम लोग रिस्पेक्ट करेंगे, उसका हम लोग सम्मान करेंगे, इज्जत देंगे उसको, ठीक है। हमारा खत्म हो गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।